हेलो क्लास 11, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वे विद यशपाल सिंह में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन इन एरर्स, जिसके अंदर आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर के अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकती थी उसका जो फॉर्मूला बनता है वो निकालना सीखा। आज हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल और उसके बाद हम पढ़ेंगे डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशन एनालिसिस को। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जो एग्जाम्पल हम करने वाले हैं उसको हम समझ सकेंगे। सबसे पहले हमने जब सीखा था तो हमने माना कि यदि z इक्वल टू a प्लस बी, इस तरीके से कोई दो फिजिकल क्वांटिटी का हम ऐड कर रहे हैं तो उनमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी हो सकती है, तो हमने जब निकाली तो डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b थी। जब हमने z इक्वल टू a माइनस बी लिया तब भी वही एरर आई थी, डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इसका मतलब ये है कि आप किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी को यदि ऐड कर रहे हैं तब भी उनमें एब्सोल्यूट एरर, उन दोनों की जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स है उनका सम होगा, और यदि आप उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी एब्सोल्यूट एरर तो उसमें ऐड करने के कारण ही निकलेगी। अभी एक एग्जांपल इस पर बेस्ड हम करेंगे। इसी तरीके से यदि मल्टीपल प्रोडक्ट कर रहे हैं आप दो फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसमें जो एरर निकलती है वो एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में नहीं निकलेगी, वो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर की फॉर्म में निकलेगी। तो आप देख सकते हैं z इक्वल टू a इंटू बी, देन मैक्सिमम फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर इज गिवन बाय डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी थी आपको इस तरीके से दे रखी है, यदि आपसे उसमें फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर पूछ रहा है तो सबसे पहले आप फ्रैक्शनल एरर की फॉर्म में लेके आएंगे, z को डेल्टा z अपॉन z बनाएंगे, a को डेल्टा a अपॉन a, फिर प्लस लगेगा, उसके बाद b को डेल्टा b अपॉन b बनाएंगे। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं और फिर परसेंटेज एरर में बनाने के लिए हम 100 और परसेंट का साइन लगा के इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। तो इससे हमारे को जो परसेंटेज एरर है z के अंदर वो मिल जाती है। इस तरीके का क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया भी था। इसी तरीके से आप देखिए z इक्वल टू a अपॉन b, देन मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर इज गिवन बाय डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो सेम जो आपका एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल सेम है, भले ही आप प्रोडक्ट कर रहे हो दो फिजिकल क्वांटिटी को या भले ही आप डिवाइड कर रहे हो, रिजल्ट एक ही आ रहा है। सिमिलरली यदि आप एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इधर भी आपको रिजल्ट एक जैसा ही मिल रहा है। इन दोनों में आप एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर रहे हैं, इसमें आप रिलेटिव एरर फाइंड आउट कर रहे हैं। आप ध्यान रखेंगे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आपको परसेंटेज एरर पूछेगा वो, तो परसेंटेज एरर निकालने से पहले हम एक बार फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे तो उसको फिर 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, तो आपके परसेंटेज एरर भी निकल जाएगी। अब पावर के अंदर यदि हम फ्रैक्शनल एरर देखना चाहें तो आपको ध्यान रखना है कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की पावर में फ्रैक्शनल एरर निकालनी है उसमें क्या करें, उसको पहले फ्रैक्शनल एरर की फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो z है तो डेल्टा z अपॉन z बन जाएगा, n आगे आ जाएगा और जो a है आपका वो डेल्टा a अपॉन a बन जाता है। तो इस तरीके से 5 एक्सप्रेशन हमने सीखे थे लास्ट लेक्चर में। अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। तो एक क्वेश्चन है कि दो टेम्परेचर दे रखे हैं आपको विद एरर और उनमें डिफरेंस पूछ रहा है कि दोनों टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है और उसके साथ ही एरर में कितना डिफरेंस आ रहा है वो भी आप चेक कीजिए। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन अपन यहाँ पर रेड करते हैं। मैं यहाँ पर जो न्यूमेरिकल जो वैल्यूज हैं वो मैं अपने मन से दे रहा हूँ, आप यदि बुक में देखेंगे तो आपको हो सकता है डिफरेंट वैल्यू मिले, बट मायने नहीं रखता है वैल्यूज, आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट है वो आ जाना चाहिए। कंसेप्ट आ जाएगा तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर अपन को T1 दे रखा है और T1 बराबर ऐसे दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.2, ठीक है 0.2, और डिग्री सेल्सियस को यहाँ लगा देता हूँ, या डिग्री सेल्सियस यही लगेगा 0.2 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हम कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा। जैसे हम देख रहे हैं तो दोनों में आपको क्या लगेगा, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस लगेगा। तो हम यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.2 डिग्री सेल्सियस इसको लिख रहे हैं, ये आपके किसी बॉडी का एक टेम्परेचर है। सिमिलरली हमने कोई दूसरी बॉडी ले रखी है, उसका टेम्परेचर T2 बराबर क्या है, जैसे मान लिया कि 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस, यहाँ पर अपन कहते हैं कि प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बोथ टेम्परेचर
and error also. Find the difference between both temperature and error also. एरर भी निकालो, एरर में भी डिफरेंस निकालो, साथ ही इन दोनों टेम्परेचर में कितना डिफरेंस हो सकता है ये निकालना है। यानी हमें ओवरऑल कह रहा है कि T1 माइनस T2 फाइंड आउट कीजिए। यानी T1 माइनस T2 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जिस तरीके से हमने Z बराबर A माइनस B माना था, और जब Z बराबर A माइनस B माना था तो इनकी जो एरर आई थी वो कुछ इस प्रकार आई थी, डेल्टा Z बराबर डेल्टा A प्लस डेल्टा B। तरीके से हमने पता लगाया था। यहाँ पे हमको T1 T2 की वैल्यू दे रखी है और हमें पूछ रहा है कि T1 माइनस T2 कितना होगा। तो पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। तो देखिए यहाँ पर जैसे A है तो इस A के अंदर जो एरर है, एब्सोल्यूट एरर, उसको हम डेल्टा A से लिख रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ T1 जो टेम्परेचर है इसके अंदर एरर कितनी है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बच्चों एब्सोल्यूट एरर जो होती है वो बहुत ही कम क्वांटिटी होती है। अपन यहाँ देखें तो T1 में 20 डिग्री सेल्सियस तो ट्रू वैल्यू है। यदि मैं इसको साइड में वापस यहाँ लिखूं तो 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस इस तरीके से लिखा। तो ये मेरी ट्रू वैल्यू है और साथ ही ये मेरी जो है ये यहाँ पर क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर क्या चीज है, 0.2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। यानी मैं कह दूं कि डेल्टा T1, इसको मैं कह दूं कि डेल्टा T1 यहाँ पर क्या है 0.2 डिग्री सेल्सियस और ये तो T1 ही है। यदि मुझे T1 माइनस T2 करना है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इनकी जो ट्रू वैल्यू है इन दोनों को तो माइनस कर दूं और इनकी जो एब्सोल्यूट एरर है इन दोनों को क्या कर दूं, ऐड कर दूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब भी कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन हम करते हैं तो एरर तो ऐड हो जाती है, ट्रू वैल्यू तो डिफरेंस होगी, ट्रू वैल्यू तो होनी है डिफरेंस, लेकिन एरर जो है उनके अंदर उनका क्या होगा, एडिशन। तो यहाँ पर देखिए 20 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस का तो क्या हो जाएगा माइनस, तो आप करेंगे 20 माइनस 10, 10 आपके बच जाएगा। लेकिन एरर जो आपको दिख रही है, अब आपका मन करेगा कि इसमें से इसको घटा दूं, तो ये नहीं करना है आपको, क्योंकि ये यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर इस फॉर्म में है और इनको आपको ऐड करना है। 0.2 और 0.4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.6 डिग्री सेल्सियस। तो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ पूरे को। T1 कितना है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.2 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस, और माइनस यहाँ पर देख लेते हैं अपन, सॉरी अपन देखिए, हाँ ठीक है, T1 बड़ा है तो T1 माइनस T2 कर रहे हैं। T2 की बात करें तो यहाँ पर T2 कितना है 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस। अब अपन ऐड करें तो देखो 20 डिग्री सेल्सियस और माइनस 10 से जाएगा तो 20 माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस में तो आप क्या कर सकते हैं, यूनिट वाले रहने दीजिए, 20 माइनस 10 लिख दीजिए। और अब यहाँ पे देखिए माइनस इस पर आ रहा है आगे, तो आप सोचेंगे कि ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसमें से इसको घटा देंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है यहाँ पे बस अब लिखना है प्लस माइनस और 0.2 और 0.4 को सीधे जोड़ देना है, और जोड़ के कितना हो जाएगा 0.6 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास बच गया 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.6 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि T प्लस माइनस डेल्टा T डिग्री सेल्सियस। यानी डेल्टा T यहाँ पे जो आई है टोटल जो एरर है वो यहाँ पर इन दोनों को, दोनों टेम्परेचर के अंदर जो एरर थी 0.4 और 0.2 इनको ऐड करने से आपको ये मिली। तो ये आपके पास में डिफरेंस आ गया 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.6 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में जैसे हम लेते हैं यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल हमारे को कोई लेंथ दे रखी है, इफ द लेंथ मेजर की आपने, कोई बॉडी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम रेक्टेंगुलर बॉडी ले लेते हैं और रेक्टेंगुलर बॉडी की लेंथ और ब्रेथ हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और लेंथ ब्रेथ मैं आपको गिवन दे रहा हूँ और आपको एरिया में पूछ रहा हूँ। लेंथ जब हमने मेजर की उस रेक्टेंगल की तो हमने क्या उसको प्रिसाइजली मेजर नहीं कर पाए और उसके अंदर कुछ एरर रहेगी। तो मैंने मान लिया कि लेंथ जो है वो इस तरीके से है कि 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर उसकी ट्रू वैल्यू है, मतलब है 10 सेंटीमीटर की, लेकिन इसमें एरर क्या है कि या तो 10.5 हो सकती है या फिर 9.5। यदि मैं प्लस कर दूं तो ये हो जाएगी 10.5 और इसमें माइनस कर दो तो ये हो जाएगी 10 में से 0.5 माइनस कीजिए आप तो हो जाएगा 0.5 माइनस करेंगे तो 9.5। तो इसकी जो लेंथ है वो 10.5
8.5 से 9.5 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ये इसकी एरर समेत वैल्यू है, हमने मेजर किया इसको। और इसी प्रकार से हमने ब्रेथ भी निकाली, तो ब्रेथ जो आई वो मैंने लेट कर दिया यहाँ पे कि ये आई है हमारे पास 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। इसमें कोई समस्या नहीं, या इसको 2 ले लो, इसको 5 ले लो, कैलकुलेशन आसानी है, ठीक है। तो 0.2 सेंटीमीटर उधर लगा दिया। अब वो बोल रहा है फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ आपको गिवन है, ब्रेथ आपको गिवन है, पूछ रहा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना होगा। साथ ही अब आपको एरिया भी इसमें बतानी है। तो अब इसमें कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने पढ़ा है z बराबर a इंटू बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी। और इसमें हम क्या निकालते हैं, फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं, डेल्टा z अपॉन z बराबर डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। कुछ इस तरीके से करते हैं। तो इसी यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से करके सबसे पहले तो एरिया निकालना है, और एरिया के साथ ही उसमें एरर कितनी है भी निकालना है। तो एरिया तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं। एरिया आपके मोटा मोटा कितना आ गया, आपको ओवरऑल यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ करना है a प्लस माइनस डेल्टा a। आपसे ये पूछ रहा है तो a कितना हो सकता है, तो a एक तो आप डायरेक्ट निकालें यहाँ पे l इंटू बी, तो l यहाँ पर फिर ट्रू वैल्यू ले लें, तो ये हो गया 10, और b कितनी है आपकी 5, 10 इंटू 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो हो गया आपका a ट्रू वैल्यू, एरिया का ट्रू वैल्यू। लेकिन अब आपको डेल्टा a निकालना, तो अगेन आप क्या करें, वापस लिखिए कि एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर के लिए क्या करें, आप इसको कन्वर्ट कर दें किसमें, एरर फॉर्म में। अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको एरिया पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है तो आपको ट्रू वैल्यू भी चाहिए और एरर भी चाहिए। तो ट्रू वैल्यू के लिए तो आपने क्या किया, डायरेक्ट इसको जो ट्रू वैल्यू थी उनको मल्टीप्लिकेशन करके लिया है आपने, जब ए आ चुका है आपके पास। अब डेल्टा ए निकालना है, डेल्टा ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो अब लाइन लिखिए, अगेन a बराबर यदि l इंटू b है तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कैसे लिख सकते हैं आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, डेल्टा a अपॉन a प्लस सॉरी प्लस क्या आएगा, इक्वल टू आएगा डेल्टा l अपॉन l प्लस डेल्टा b अपॉन b। दैट राइट। अब हमें चाहिए तो क्या, हमें डेल्टा a अपॉन a थोड़ी चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, यहाँ पर डेल्टा a चाहिए। तो इस a को यहाँ पे निकालो और इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई करा दो, तो आपके पास में a ये ऊपर आ गया इधर, और ब्रैकेट में क्या है, और a की वैल्यू लिख दो। आपको पता है a की वैल्यू कितनी है, 50 है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी इसको डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं अपन, क्योंकि ये तो इम्प्लाइज डेल्टा का साइन लगाना पड़ेगा, एक बार डेल्टा लिखना पड़ेगा, और ये a गया इससे मल्टीप्लाई होने, तो अपन एक बार इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। और ये a इससे मल्टीप्लाई होने आ गया। अब a मल्टीप्लाई होने आ गया तो a की जगह आप 50 यहाँ पे लिख सकते हैं। डेल्टा l कितना है, l यहाँ पर ये 10 प्लस 0.2 सेंटीमीटर, 10 यहाँ पर ट्रू वैल्यू यानी l है, यहाँ पर जो मेन l है एकदम ट्रू वैल्यू है यहाँ पे लेंथ की, वो 10 है। डेल्टा l कितना है, 0.2 है। तो आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा l की जगह तो आपका लिखेंगे 0.2 और l की जगह आपका लिखेंगे 10। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हो गया डेल्टा l का हो गया 0.2 अपॉन 10 प्लस डेल्टा b। डेल्टा b आपके पास में कितना है, 0.5। बच्चों ध्यान से देखो, ब्रेथ की ट्रू वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 है, और एरर कितनी है, 0.5। तो आपको एरर पूछ रहा है, तो एरर आपको कितनी लिखनी है, 0.5 अपॉन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितनी है 5, और ये यहाँ पर आपके पास में कितना आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एरिया आपका। पॉइंट हटा दीजिए, आप पॉइंट हटाएंगे नीचे डबल जीरो आ जाएगा, ये हटाएंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा। अब आप इसमें से क्या करें, आप या तो 50 कॉमन निकाल के सीधे ही काट दो और बहुत आसान हो जाएगा आपके सामने यहाँ। तो मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ मैं इसको। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है डेल्टा ए का, वो ये ऐसे है कि मैंने क्या किया, 50 यहाँ से नीचे से कॉमन निकाला, 50 कॉमन जैसे ही निकाला मेरे पास आ गया 2/2, क्योंकि 100 में 100 कब आता है, 52 से 100, तो 50 कॉमन निकालेंगे तो 2 बचेगा, प्लस और ये है 5/1 बचेगा, और ये 50 तो पहले से ना, एक 50 आपने कॉमन निकाल लिया, कट गया 2/2 1 हो गया,
प्लस 5 6 हो गया। तो आपके पास में एरर कितनी आ गई यहाँ पर 6। एक सेकेंड 5/1 एरर इतनी ज्यादा कैसा आ गई? एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको। एकदम सही है ये आंसर। डेल्टा आपके पास में कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो एरिया कितना होगा रेक्टेंगल का, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? सो टोटल एरिया विद एरर, तो टोटल एरिया विद एरर कितना होगा देखिए, विद एरर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो ए कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस आपकी डेल्टा ए की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा इन दो क्वेश्चन की सहायता से कि जब कभी डिफरेंस पूछ रहा है तो कैसे करना है, किसी भी जो ऑब्जर्वेशन आपको दे रखा है उसको कैसे रीड करना है। जैसे लेंथ दे रखी थी तो उसमें 10 सेंटीमीटर प्लस 0.2 सेंटीमीटर हमको गिवन था, तो उसमें 10 क्या चीज है, 10 ट्रू वैल्यू, 0.2 क्या चीज है, वो डेल्टा एल है, या हम कह सकते हैं कि उस लेंथ में एब्सोल्यूट एरर है। ये चीज हमें समझनी है। यहाँ पे आपने टेम्परेचर देखा T1 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे काफी बड़ा टेम्परेचर है। ये ट्रू वैल्यू की तरफ इशारा करता है कि इसकी ट्रू वैल्यू होगी। उसमें जो चेंज आ सकता है, कितना चेंज आ सकता है, प्लस माइनस 0.4, मानी 0.4 हो ज्यादा भी हो सकता है टेम्परेचर, या 0.4 कम भी हो सकता है। तो ये 0.4 क्या चीज है, ये 0.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम उन दोनों टेम्परेचर का जब डिफरेंस निकाल रहे थे तो हमने क्या देखा कि करना क्या है, हमें ओवरऑल ट्रू वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को तो माइनस कर देना, लेकिन एरर जो है उनको ऐड करना है। यही हमने सीखा है। और इस मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या सीखा कि दोनों की जो ट्रू वैल्यू है वो तो अलग मल्टीप्लाई होगी, उससे जो एरिया आ रहा है वो ट्रू वैल्यू है एरिया की, और एरर एरिया के अंदर एरर कैसे निकलेगी वो आपको फिर उसको एब्सोल्यूट एरर जो दोनों में दे रखी है, या फ्रैक्शनल एरर डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, उससे आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। डिवाइड का भी क्वेश्चन कर सकते हैं अपन, और आपकी बुक में प्रैक्टिस करें। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशन फॉर्मूलाज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, प्लस कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। और ये चीज आनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आपको डायमेंशन का नॉलेज जरूर होना चाहिए। क्योंकि डायमेंशन यदि आपको आती है तो इसका मतलब ये है कि आप उस फिजिकल क्वांटिटी को अच्छे से पहचानते हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस क्या होगा, तो डायमेंशन एनालिसिस की डेफिनेशन तो आप देख सकते हैं आपके नोट्स में या आपकी बुक में। मैं इसका मोटे स्तर पे आपको मीन बताता हूँ। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो, उसकी उत्पत्ति किस भौतिक राशि या किस फिजिकल क्वांटिटी से हुई है, इसके बारे में जो बताता है वो है डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है विमा, जिसको हिंदी में हम कहते हैं विमाएं, डायमेंशंस, विमाएं। क्या करती हैं ये, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कोई एक फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे अपन एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मैंने एक वेलोसिटी ले लिया यहाँ पे, वेलोसिटी मतलब वेग। तो वेग की यदि हम यहाँ पे बात करें तो वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल किसको बता रहा है, लेंथ को बता रहा है, लेंथ ऑफ द पाथ। जिस पाथ पे कोई बॉडी ट्रेवल की है और उसकी इनिशियल पोजीशन और जो उसकी फाइनल पोजीशन है, उसके बीच का डिस्टेंस, यानी उसके बीच का ये जो पाथ है, यही यहाँ पर क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट है। और उसको कितना टाइम लगा, भाई वहां इनिशियल इस पोजीशन से फाइनल पोजीशन पहुंचने में कितना समय लगा, वो टाइम यहाँ आ रहा है। और दोनों में डिवाइड जैसे आप कर रहे हैं, आप बता पा रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी।
यदि हम ऐसा कहते हैं कि 100 मीटर चला है और 10 सेकंड लगा है, इसका मतलब पर सेकंड 10 मीटर चला है, तो बहुत उसेन बोल्ट की स्पीड से भी तेज दौड़ रहा है। देखो इससे तो यही पता चलता है 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 10 मीटर दौड़ रहा है। उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड 9.5 समथिंग कुछ है, यानी उसेन बोल्ट भी नहीं दौड़ पाता इतना तेज, तो एक सेकंड में 10 मीटर दौड़ जाना बहुत फास्ट स्पीड है। हम कहेंगे कि उसकी बहुत ही फास्ट स्पीड भी है और बहुत ही फास्ट वेलोसिटी भी है। वेलोसिटी कब कहेंगे? जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में दौड़ेगा, कि हम कहेंगे कि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी है, और पर्टिकुलर डायरेक्शन ये किधर भी दौड़ रहा है, उधर जाके इधर आ गया, जैसी मर्जी है दौड़ते दौड़ते घूम गया, वो स्पीड कहलाएगी। डायरेक्शन जब तक इंक्लूड नहीं करेंगे स्पीड कहलाएगी, और डायरेक्शन जब आ गई तो वेलोसिटी कहलाएगी, चीज एक ही। इज दैट? अब इसमें डायमेंशन का क्या रोल है? तो वेलोसिटी यहाँ पर दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है। वेलोसिटी यहाँ पर बनी हुई है लेंथ और टाइम से। लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और वेलोसिटी यहाँ पर एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है ये हमें पता पड़ रहा है। तो हम क्यों ना इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की सहायता से एक ऐसा सूत्र बनाए, एक ऐसा फॉर्मूला बनाए जो कोई सी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो उसको उसकी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिससे उसकी उत्पत्ति हुई थी उसमें कन्वर्ट करवा दे। तो हम कहेंगे कि वो सूत्र या वो फॉर्मूला क्या कहलाएगा? उसकी डायमेंशन कहलाएगा। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसकी डायमेंशन? तो हम सहारा लेंगे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती कौन कौन सी? तो मैं इनके सिंबल लिखता जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला आती है मास। तो मास को डायमेंशन फॉर्मूला में जब हम बनाते हैं तो मास का जो नोटेशन है हम कैपिटल एम लेंगे, और कैपिटल एम लेने से पहले यहाँ एक ब्रैकेट लगाएंगे बड़ा, ये बड़ा ब्रैकेट आप लगाएंगे। यहाँ पे कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला विदाउट ब्रैकेट नहीं लिखा जाएगा। विदाउट ब्रैकेट लिख रहे हैं तो गलत है, आप बड़ा ब्रैकेट लगा दें। और फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मास को आप m लिख दें, सेकंड है आपकी लेंथ तो आप l लिख दें, थर्ड है आपका टाइम तो थर्ड के लिए t लिख दें, यानी m l t। ये 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिलहाल वेलोसिटी की बात करें तो इसमें एक तो लेंथ है और एक टाइम है, लेकिन मास नहीं है। तो मास नहीं है तो इसकी पावर 0, लेंथ कितनी है? एक ही है डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी पावर 1, टाइम कितना? एक ही लेकिन नीचे है, ऊपर आएगा। अरे कोई भी संख्या जब नीचे होती है 1/t, ऊपर आएगा तो t की पावर -1 हो जाता है भाई। ऊपर आएगा तो भी पावर 1 है, ऊपर आएगा -1, तो ये -1, और यही खत्म हो गया ब्रैकेट। यानी वेलोसिटी को यदि आपको डायमेंशन फॉर्म में दिखाना है तो आप लिखेंगे m0 l1t -1। m0 l1t -1 ये यहाँ पर पता लगाता है, यहाँ पे ये शो करता है कि ये डायमेंशन किसकी है? वेलोसिटी की। और वेलोसिटी एक तो लेंथ और एक टाइम से मिलके बना हुआ है, और लेंथ न्यूमरेटर में है और टाइम आपका डिनोमिनेटर में, ये यहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है। और आप इससे इसकी यूनिट में पता लगा सकते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि एक लेंथ है तो 1 मीटर, और टाइम है तो टाइम को क्या होता है? यूनिट सेकेंड एमकेएस में, और -1 है तो नीचे चला जाएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर और सेकेंड की पावर -1। तो आप डायमेंशन फॉर्मूले से एक तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल में कन्वर्ट करवा रहे हैं, और साथ ही एक सेकेंड हिल गया है माइक, तो साथ ही आप क्या कर रहे हैं उसकी यूनिट भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं हमारे। तो डायमेंशन फॉर्मूला हम इस तरीके से बनाएंगे। तो अब कैसे करें इसको? तो अब इसको हटा देते हैं। अब सारी फिजिकल क्वांटिटी के लिए कैसे अपन इसको ले सकते हैं? तो अब एग्जांपल को अपन हटा के आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो मैंने बोला कि 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए तो नोटेशन ये हो गया m l t। अगली जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर। तो उसके लिए टेम्परेचर को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे 2 सिंबल से बच्चों। एक तो आप लिख सकते हैं केल्विन का K, या आप एक लिख सकते हैं थीटा। थीटा भी यहाँ पे टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, दोनों ही मैं लिख देता हूँ। आप K लिखे तो K लिखो, थीटा लिखते तो थीटा लिखो। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। ये किसको कर रहा है? दोनों किसको कर रहे हैं? टेम्परेचर को।
इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम उसकी यूनिट लिखेंगे एम्पियर। देखो यहाँ तक तो उनके सिंबल ही थे, मास को एम से लिखते हैं, लेंथ को एल से लिखते हैं, टाइम को टी से लिखते हैं, लेकिन यहाँ इनकी यूनिट के सिंबल आने लग गए। टेम्परेचर में यूनिट आ गई उसकी, केल्विन टेम्परेचर की यूनिट है तो केल्विन लिखा हमने, और या फिर थीटा लिखा। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है, तो इलेक्ट्रिक करंट की अब यूनिट का सिंबल आ रहा है बच्चों। अब इलेक्ट्रिक करंट को लिखते तो ऐसे है, लेकिन यहाँ पर डायमेंशन में हमने इसको ए से रिप्रेजेंट करना है। इलेक्ट्रिक करंट के बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल, तो अपन यहाँ पे एमओएल मोल लिखेंगे। एमओएल ई मोल नहीं लिखना है, यहाँ पे ई यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एमओएल ही लिखना है क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला में एमओएल ही आता है। इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। कैंडेला की लिए जो रिप्रेजेंटेशन है वो है सीडी, तो हम यहाँ सीडी लिखें। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जैसे हुई, आप इसका ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये है डायमेंशन लिखने का तरीका। किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आपको इस तरीके से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो क्या कराओ, उसकी जो फॉर्मूला है उसकी मदद से उसको सबसे पहले तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में बदलो। जैसे मैंने वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में बदला। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लेंथ था, टाइम यहाँ पे टाइम ही है, तो लेंथ और टाइम तो मुझे पता पड़ गया कि इन सातों में से ओनली ये दोनों काम कर रहे हैं। वेलोसिटी में ओनली एल और टी है, बाकी सब क्या है ही नहीं, तो बाकी सब ये तो सबकी पावर कितनी कितनी हो जाएगी 0 0, और एल और टी है तो उनकी पावर कितना डिपेंडेंसी है भाई। लेंथ पे पावर 1 डिपेंड है, टाइम पे -1 नीचे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, तो इस तरीके से अपन उसकी पावर निकाल लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। आपकी बुक एनसीईआरटी की किताब या जो आरबीएससी की बुक है उसके अंदर पीछे की तरफ डायमेंशंस लिख रखी है बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की। आपको मैक्सिमम 30 डायमेंशंस 1 टू लेके 30 तक आपको याद करनी है। 1 टू 30 आपको 11th क्लास के हिसाब से सफिशिएंट है। 12th के हिसाब से आप देखना चाहते हैं तो फिर आप आपके हिसाब से और आगे तक याद कर सकते हैं, लेकिन 1 टू 30 तो आपको याद होनी चाहिए। मैं आपके सामने कुछ डायमेंशन लिखने जा रहा हूँ जिनको आप मेरे साथ याद करेंगे। मैं आपको याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा और हम कोशिश करेंगे कि यहीं पे इनको याद कर ले। तो जिस तरीके से मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का नाम, उसका सिंबल, उसका फॉर्मूला, और फिर उसकी डिपेंडेंसी कि वो फंडामेंटल पे कैसे डिपेंड कर रहा है, वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या वो व्युत्पन्न भौतिक राशि मूलभूत भौतिक राशियों पे कैसे डिपेंड कर रही है, वो वाला फॉर्मूला। और उसके बाद सबसे लास्ट में उसकी यूनिट भी लिखेंगे हम यहाँ पे साथ में, और लास्ट में हम लिखेंगे उसका डायमेंशन फॉर्मूला। कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पूछता है उसमें बोलता है कि निम्न फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट व डायमेंशन लिखिए। यूनिट व डायमेंशन लिखिए, दोनों चीज पूछना, मात्रक व विमा दोनों लिखे तो आप उसका मात्रक अलग लिखेंगे और डायमेंशन अलग लिखेंगे। मैं हर बार ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ वो एग्जाम में, ये जो आपके फर्स्ट टेस्ट होते हैं इनमें पूछते हैं हम। तो बच्चे क्या करते हैं कि जैसे हम यूनिट और डायमेंशन पूछ रहे हैं तो बच्चा या तो यूनिट लिख देगा या फिर डायमेंशन लिख देगा, दोनों नहीं लिखते। तो दोनों लिखने की आदत डालनी है आपको। अब देखिए हम कैसे करते हैं इसको। तो आपको डायमेंशन लिखने के लिए सबसे पहले तो सूत्र याद हो जाना चाहिए। ये यहाँ पर किसके लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ये यहाँ पे क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम एक टेबल बना लेते हैं। यहां पर आप डाल दीजिए सीरियल नंबर। यहाँ पे आपकी फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ उसका फॉर्मूला, सिंबल, सूत्र जो भी है सब यहाँ आ जाएगा, और यहाँ हम उसकी यूनिट लिख लेंगे, और यहाँ हम लास्ट में लिखेंगे उसकी डायमेंशन। यहाँ सिंबल एंड फॉर्मूला दोनों ही लिख लेंगे। ऐसा कह दूं कि मैं यहाँ पर वो चीज लिखूंगा
यहाँ पे मैं उसको कन्वर्ट करके लिखूंगा बच्चों के, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी कि जो मूलभूत भौतिक राशियां उन पर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम सबसे सिंपल यदि आप लेना चाहें तो 7 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को ले लेते हैं, तो उनकी खुद की डायमेंशंस कैसी होती है। जैसे हम फर्स्ट बात करें मास, तो मास का तो हम यहाँ पे सिंबल ही लिख रहे हैं एम, और यूनिट होती है केजी। तो यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला जो है साथ ही मैं लिख देता हूँ, एम भी लिख देता हूँ, एल टी, यहाँ पे ये के, ए, मोल, और ये लास्ट में कौन था, सी डी। इतनी सारी चीजें। अब मास इन सब में किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ओनली मास पे डिपेंड कर रहा है, बाकी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो खुद ही एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूलभूत भौतिक राशि है। तो ये ओनली 1 आएगा, बाकी सब 0 0 आ जाएगा, ये 0 0 है। और किसी भी चीज, किसी भी वैल्यू की यदि पावर आप 0 कर दें, जैसे मैं लिखूँ a की पावर 0, तो ये हमेशा 1 होता है बच्चों, हमने सीखा है ये चीज। तो यह l की पावर 0 होता है, l की पावर 0 का मतलब यह 1 हो गया, t की पावर 0 का मतलब भी 1 हो गया, ये सभी 1 हो गए। तो ओवरऑल आपके पास में बचा क्या है यहाँ पे, ये बचा m की पावर 1। तो आप लिखना चाहें मास जो कि आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसकी डायमेंशन आप ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर ऐसे लिखेंगे तो हमें क्या करना है कि एक पर्टिकुलर तरीका यहाँ पे पता लगाना है। तो ये जो बाकी की जो दिख रही है आपको एम एल और टी, तो मोस्टली फंडामेंटल मोस्टली फिजिकल क्वांटिटी में आने वाला है, यानी मोस्टली फिजिकल क्वांटिटी मास, लेंथ और टाइम पर तो डिपेंड करती है, लेकिन टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी पे वो डिपेंड कर भी सकती है, नहीं भी करे। तो इन सब की तो पावर हमेशा ही 0 रहती है, तो इनकी पावर 0 का मतलब है कि इनको तो आप हटा ही दो। लेकिन आप कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो आप उसमें 3 का जिक्र जरूर करेंगे। कौन कौन से 3? ये बेसिकली 3 का हम जरूर करते हैं। तो m1 तो पता ही है, l0 पे रहना तो मुझे पता है 1 होता है, लेकिन फिर भी इसको ऐसे दिखाओ ताकि सुंदर दिखता है। m1 l0 t0, m1 l0 t0, ये किसकी डायमेंशन है, ये मास की। आप लिखना चाहिए m1, आप इसको मैं फिर कह रहा हूँ m1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनको जब हटाया तो इनको भी हटा सकते हैं। ये 1 1 बन गई थी, ये भी 1 बन गया, तो फिर तो m1 ही बचा। m1 इज द राइट आंसर, ये भी राइट आंसर है। तो आप इस तरीके से एवरेज डालें ताकि अगली जो फिजिकल क्वांटिटी जब आएंगी आगे, तो उनमें हमारे को m1 l1 t1 m l t तो लिखने की आदत आई है। फिर इनके अलावा भी कोई फिजिकल क्वांटिटी आ जाए तो उसको भी हम वहां पे लिखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी है टाइम। टाइम को हम लिखते हैं t से, इसकी यूनिट होती है सेकेंड, और यहाँ पर जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो आएगा m। अब देखो टाइम है तो m तो हो गया 0, l भी हो गया 0, और t की पावर क्या हो गई 1। सेकेंड, अच्छा सेकेंड तो पहले लेंथ थी, लेकिन चलो टाइम लिखानी है, कोई बात नहीं, एक ही बात है। अब लिख लेते हैं लेंथ, थर्ड नंबर लेंथ, तो हम इसको लिख सकते हैं लेंथ को l से, और यूनिट होती है मीटर। यहाँ आ जाएगा m0 l1 t0। देखो अब लेंथ है तो l में 1 आ जाएगी और बाकी 0 0, बाकी उनको तो हमने छोड़ ही दिया, उनका जब जिक्र आएगा तभी उनको यूज करेंगे, बाकी जरूरत नहीं। ब्रैकेट आप लगाते रहे, ये हो गया आपके 3। फोर्थ नंबर है टेम्परेचर। टेम्परेचर को अपन लिखते हैं कैपिटल T से, और यूनिट होती है इसकी केल्विन। केल्विन इसको हम K से लिखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए आपको, अब आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप यहाँ पूरे में से सिर्फ K लिख दें, K की पावर 1 राइट आंसर। लेकिन आप इसको डायमेंशन फॉर्म में दर्शाने के लिए कि बढ़िया तरीके से सबको समझ में भी आ जाए, तो आप इसको केवल लिखें, उससे साथ ही आप m भी लिखते हैं, l भी लिखते हैं, t भी लिखते हैं और k भी लिखते हैं, यानी आप इसमें 4 उठा लें। अब m तो 0 है, l भी 0 है, t भी 0 है, क्योंकि k और k 1 है, क्योंकि टेम्परेचर तो किसी पर डिपेंड नहीं करता ना, वो तो खुद ही एक मूलभूत भौतिक राशि, k की पावर 1 आ जाएगा, बाकी 0 0 आ जाएंगे। टेम्परेचर हो गया। 5 नंबर अपन ले लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यदि हम यहाँ ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को लिखने का सिंबल जो है I, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर को ऐसे लिखते हैं, तो इसमें अपन को फिर क्या करना है, m लेना है, l लेना है, t लेना है, k नहीं लेना, a लेना है। m लेना तो l की पावर 0 रखनी, l लेना तो l की पावर 0 रखनी, t लेना तो l की पावर 0 रखनी, और a की पावर 1। ये हो गया किसका, इलेक्ट्रिक करंट। इसी तरीके से आप आगे भी निकाल सकते हैं बच्चों। देखो आगे बात करूं तो अपना जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मैं मिटा दूं इनको। तो
फिर अपन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात कर लेंगे यार। ये 6, तो हमारे पास 6 नंबर में आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, द्रव्य की मात्रा। यहाँ पर इसका जो सिंबल है वो तो होता है एन और यूनिट होती है इसकी मोल, तो मैं इसको एन से लिख देता हूँ। और यहाँ पर इसकी यूनिट होती है एमओएलई मोल, एमओएलई मोल। लेकिन डायमेंशन जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे सिर्फ एम एल और ये टी, एम एल और टी। और इन तीनों की भी यूनिट पावर कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिर्फ मोल पे डिपेंड करता है। और यहाँ साथ में आपको क्या लिखना है, एमओएल की पावर 1। ये हो गया खत्म। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी की जो सिंबल है वो मैंने IL से लिखाया था, और इसकी यूनिट जो होती है कैंडेला यानी CD। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा M0 L0 T0 और ये CD की पावर 1। तो कुछ इस तरीके से हमने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के दिखे। अब 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी भी होती है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, उनकी भी लिख लेते हैं। उनको भी क्यों छोड़े, हम यहाँ पे जिक्र करते हुए चले सबका। तो देखो 7 के बाद 8 नंबर का आपका नंबर आएगा प्लेन एंगल का। प्लेन एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। और ये मीटर से मीटर कट जाता है, लेकिन इसकी यूनिट रेडियन आती है, और रेडियन कोई फंडामेंटल फिजिकल यूनिट नहीं है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बहुत ही अच्छा सा आएगा। यहाँ पे देखें आप, M0 L0 T0, आगे जितने भी आ रहा है सबकी पावर 0, कुछ नहीं आएगा इसका डायमेंशन, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1 1, कुछ बचा ही। यानी प्लेन एंगल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, एक ऐसी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये तो डायमेंशन लेस है, इसकी तो कोई भी डायमेंशन नहीं है। यूनिट है रेडियन, लेकिन डायमेंशन लेस है। क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशन नहीं होती है लेकिन यूनिट होती है। तो बिल्कुल प्लेन एंगल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन लेस है। ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन भी नहीं होती है, जिसकी यूनिट भी नहीं होती है? तो बहुत सारी है। एक तो स्ट्रेन है, विकृति, और एक है आपका अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम जिसे कहते हैं 10th क्लास हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको मैंने बोला था कि ये यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस और डायमेंशन लेस दोनों ही होता है वो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, स्ट्रेन हम इसी 11th क्लास में पढ़ेंगे स्ट्रेन के बारे में। तो आपको काफी तरह के अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे पूछ सकता है ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी यूनिट और डायमेंशन सेम होती है? तो यूनिट और डायमेंशन एनर्जी और वर्क की सेम होती है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी सेम होती है। हम यहाँ पे करने आए कि कैसे कैसे विचित्र क्वेश्चन हमारे को देखने को मिल सकता है। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल को अपन लिखते हैं ओमेगा से, और ओमेगा बराबर होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। एरिया अपॉन रेडियस, इसकी जो यूनिट होती है वो तो स्टेरेडियन, और स्टेरेडियन हो भले ही, लेकिन वो 7 फंडामेंटल फिजिकल यूनिट में नहीं आ रहा, इसलिए ये वापस से कैसा हो जाएगा, डायमेंशन लेस ही है। तो ये तो हमने पढ़ लिया 7 तो फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री पूरक राशियां। अब आगे अपन स्टार्ट करते हैं व्युत्पन्न राशियां यानी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज से। तो आप अपनी बुक भी साथ में ले ले वीडियो देखते देखते। तो आप अपनी बुक ले आए, पीछे बुक के लास्ट में कुछ डायमेंशंस आपको दे रखी हैं, 1 to लेके 30 तक तो आपको 100% याद कर लेनी है इनको, ज़्यादा भी करो तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसमें और भी कुछ है, तो मैं जो आपके खास 11th क्लास में काम आने वाली है उनको मैं ले लेता हूँ। तो देखिए आप इसके अंदर, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको 10 नंबर से। मैं इनको मिटा देता हूँ फंडामेंटल इनको। चलो देखते हैं बच्चों,
हमारे आने वाला था। सबसे पहले जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एरिया ले रहा हूँ। एरिया का जो सिंबल होता है ए, और इसका मतलब अब देखो कोई भी यदि हम बात करें फंडामेंटल कोई भी जैसे शेप ले लो, आप स्क्वायर ले लो, तो स्क्वायर में जो एरिया आता है वो होता है साइड का स्क्वायर। रेक्टेंगल में होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कुल मिला के दो साइड को मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर ले रहे तो एक साइड को दूसरी साइड से, दोनों सेम साइड है इसलिए साइड का स्क्वायर, साइड इनटू साइड। एरिया क्या है? एरिया की जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो है एक साइड इनटू दूसरी साइड, दो साइड को आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर है। जैसे हम बात करें सर्किल की बात कर लो, चलो एरिया उसमें क्या आता है पाई आर स्क्वायर, पाई तो यहाँ पे कांस्टेंट है, आर स्क्वायर, आर का मतलब क्या? रेडियस इनटू रेडियस, यानी कोई भी दो लेंथ को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, तो आपको उसका एरिया मिल जाता है। नॉर्मली हम उसको यूनिट वाइज देखना चाहें तो एरिया को मैं लिख सकता हूँ साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड, तो मेरे को यूनिट मिल गई इससे, देखो साइड और साइड, यानी ये तो लेंथ है, लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ इनटू लेंथ, और लेंथ इनटू लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। तो एरिया की डायमेंशन क्या बनेगी? तो बच्चों देखो हमें उससे पहले तो क्या लिख देना है एम, क्योंकि यहाँ कहीं टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट ऐसी कोई चीज आ नहीं रही है, तो हमें उनको नहीं लिखना, सिर्फ 3 लिख देना। अब मास लिखा, एरिया में कहीं मास नहीं, टाइम लिखा, टाइम भी नहीं है तो पावर 0। लेंथ है, लेंथ कितनी बार? एक और एक 2 बार है, तो पावर कितनी आएगी? तो m0 L2 T0, m0 L2 T0 डायमेंशन फॉर्मूला है एरिया का। m0 L2 T0 मेरे साथ बोलते जाए आप, m0 L2 T0 किसका डायमेंशन फॉर्मूला है? एरिया का। अब वापस रिकैप कर ले, मास का था m1 L0 T0, लेंथ का था m0 L1 T0, टाइम का था m0 L0 T1, टेम्परेचर का था m0 L0 T0 K1, इलेक्ट्रिक करंट था m0 L0 T0 A1, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था m0 L0 T0 मोल की पावर 1, और लास्ट बचा कैंडेला, कैंडेला यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वो था m0 L0 T0 CD की पावर 1। इसी तरीके से जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल थे उनके डायमेंशन फॉर्मूला थे m0 L0 T0 m0 L0 T0, क्योंकि बोथ आर यूनिटलेस एंड सॉरी यूनिटलेस नहीं, यूनिट तो है, बोथ आर डायमेंशनलेस। यूनिट तो रेडियन और स्टेरेडियन होती है रेस्पेक्टिवली। तो ये आपके सामने आ गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम जो होता है v बराबर होता है साइड या कोई भी लेंथ जो है उसको 3 बार गुना करो, लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्यूब भी दे दे, क्यूब का वॉल्यूम पूछ रहा है तो क्या होता है? साइड का क्यूब। क्यूब का जो फॉर्मूला है वॉल्यूम का वो क्या होता है? साइड का क्यूब। आप स्फीयर ले लीजिए, स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, आर का क्यूब, आर क्या है यहाँ पे? लेंथ, लेंथ का क्यूब। कुल मिला के लेंथ की पावर 3 आ रही है, इसका मतलब वॉल्यूम की जो यूनिट होगी वो मीटर क्यूब आएगी, और वो वॉल्यूम जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो लेंथ की पावर 3 पे डिपेंड कर रहा है, ये बताना पड़ रहा है। इस तरीके से आप सिलेंडर भी ले सकते हैं। सिलेंडर का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो गया, एच यहाँ पे मीटर, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर का क्यूब। यानी वॉल्यूम एक ऐसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो किस पर डिपेंड कर रही है? लेंथ की पावर 3 पे। तो इसलिए इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हम कह सकते हैं कि इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर की पावर 3, और यहाँ पर जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो आएगा m0 T0 और ये m की पावर 3। क्योंकि मास और टाइम तो यहाँ पर कहीं पे दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं दे रहे। मास और वॉल्यूम यदि अच्छा आपने एरिया पढ़ लिया, वॉल्यूम पढ़ लिया, 12 नंबर को अपन यहाँ पे लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से। डेंसिटी का फॉर्म जो नोटेशन है वो रो है, और फॉर्मूला जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। बच्चों क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम से इसकी यूनिट निकाल सकते हैं कि केजी अपॉन मीटर का क्यूब। क्यों? क्योंकि मास की तो केजी होती है, और वॉल्यूम का अभी निकालना अपन ने मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब। तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना आसान हो गया, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। एक तो है मास और दूसरी है लेंथ। ये वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम तो खुद किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पे। तो यहाँ पर वॉल्यूम लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब डेंसिटी खुद किस पे डिपेंड कर रही है? लेंथ पे। तो यहाँ पर अपने पास आ गया m, l और t। तो m पे डिपेंड कर रही है, यस कर रही है। कितनी पावर? केजी ऊपर है पावर 1, इधर भी पावर 1 नहीं है, इधर भी पावर 1। लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है बच्चों। देखो मीटर का क्यूब आ रहा है, इधर लेंथ। अब बच्चा क्या करता है कि यहाँ पर 3 लगा देता है, बट वो ध्यान रखना चाहिए उसे कि मीटर क्यूब का है, वरना अपॉन में, अपॉन का मतलब हो गया कि ऊपर आएगा, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा kg इंटू m की पावर -3।
ऊपर आएगा तो +3 जो पावर है -3 हो जाएगी ना, तो डायमेंशन में भी तो फिर क्या आएगा, -3 आएगा। और टाइम पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसलिए कितना आ जाएगा 0। और अदर जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उन पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए उन सबको हमने यहाँ लिखा ही नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़ कि मुझे 3 चीज़ लिखनी है मोस्टली फिजिकल क्वांटिटीज में, और ये 3 है M, L और T, और इनकी डिपेंडेंसी हमें चेक करके इनकी पावर के फॉर्म में लिख देना है। डेंसिटी के आपके सामने है, याद करो। एरिया क्या था, m0 l2 t0, वॉल्यूम था m0 l3 t0, और यहाँ डेंसिटी है m1 l -3 t0, m1 l -3 t0। डेंसिटी के बाद आप फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है f बराबर 1 टाइम पीरियड। 1 टाइम पीरियड की इसकी यूनिट होती है 1 सेकंड या फिर हर्ट्ज। हर्ट्ज से हमें यहाँ पे लेना देना नहीं, हमें लेना देना है फंडामेंटल यूनिट से जो कि सेकंड है। तो हमारे पास ये आ जाएगा m0 l0 t की पावर -1, क्योंकि सेकंड नीचे, ऊपर आके पावर -1 हो जाएगी। बाकी यहाँ पर मास और लेंथ का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो ये आपके सामने कुछ आई। अब आगे चलते हैं, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे जैसे हम बात करें 14 नंबर पे वेलोसिटी, या फिर हम बात करेंगे स्पीड की, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर डायमेंशन की रूप से देखें तो वेलोसिटी स्पीड एक ही चीज है, दोनों की सेम आने वाली, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होती है, दोनों की डायमेंशन भी सेम ही आएगी। पर डेफिनेशन और इनका जो यूज होता है वो दोनों डिफरेंट होता है काफी। तो उस समय जब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 तो हम इनको काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, हम वहाँ पे करेंगे डिस्कस। वेलोसिटी को यहाँ पे v बराबर मैं लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यदि मैं स्पीड लिख रहा हूँ तो मेरे पास आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मतलब हो गया लेंथ, ये हो गया लेंथ, और ये हो गया t। दो फंडामेंटल फिजिकल में पहले डिस्कस कर दिया था, मीटर अपॉन सेकंड का, मीटर अपॉन सेकंड। तो यह m तो 0 का, l1 का, t -1 हो जाएगा। बच्चों देखो ध्यान से, m मीटर है, यहाँ पे मीटर है तो l1, और सेकंड नीचे है तो t -1, मास है ही नहीं कहीं पे भी, इसलिए 0 है। कहीं kg दिखाई दे रहा है क्या, kg नहीं है, इसलिए 0 हो गया। इसके बाद अपन लिखते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के जो यूनिट होगी मैं इनको बता देता हूँ, बार बार बताने का टेंशन खत्म। फिफ्टीन नंबर जो है मेरे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में कहते हैं त्वरण। टर्मिनोलॉजी तो बच्चे ध्यान रखें, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखें। इंग्लिश मीडियम के तो भी आपको हिंदी में पता होना चाहिए एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। हिंदी मीडियम का है तो आपको इंग्लिश में ध्यान होना चाहिए कि त्वरण को एक्सेलरेशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि आपके आगे जाके इनको इंग्लिश में पढ़ना है आपको, तो ये चीजें आपको अभी से क्लियर हो जाए तो आपकी पकड़ बन जाएगी फिजिक्स में। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है v - u अपॉन t, यानी ये ओवरऑल डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी अपॉन टाइम पे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी खुद की यूनिट क्या है, मीटर अपॉन सेकंड, और 1 अपॉन टाइम और दे रखा है, 1 अपॉन सेकंड और आ गया। तो मैं कहता हूँ कि ये तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो गया। कितना हो गया ये तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो मीटर यहाँ पे लेंथ है, सेकंड यहाँ पे टाइम है, तो मेरे को लिखना है m/t। m तो 0 हो गया, मास है ही, l मीटर कितना है 1 है, तो l भी 1 हो गया, सेकंड स्क्वायर है तो t की पावर 2 या -2 बच्चों, क्योंकि सेकंड स्क्वायर कहाँ है नीचे। तो याद करने लायक फॉर्मूला आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज m0 l1 t -2। एक चीज और मैं इसके साथ ऐड कर दूं, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g, आपने इसके बारे में सुना होगा। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन ही है, लेकिन एक्सेलरेशन किसके कारण है, ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो सेम टू सेम होगी एक्सेलरेशन, क्योंकि है तो एक्सेलरेशन है ना। ये एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन इसको हम कहेंगे। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, इसकी यूनिट और इसकी डायमेंशन सेम टू सेम होती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया तो कोई अलग से डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, नहीं, सेम टू सेम ही आएगा। आगे बढ़ जाते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है 16 नंबर पे, मोमेंटम को हिंदी में कहते हैं संवेग। और मोमेंटम को जो रिप्रेजेंटेशन है वो होता है p से, और p बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, मास की यूनिट होती है kg
और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, अभी तो पढ़ा था वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकंड। तो देखो केजी आ गया बच्चों। तो अब यहाँ पर जो डायमेंशन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ये काफी, क्योंकि यहाँ पहली बार अब केजी कहीं पे आया है, बाकी सब में तो केजी 0 ही चल रहा है। तो ये m1 आएगा, मीटर है तो L1 आएगा और सेकंड नीचे है तो t-1 आएगा। तो याद करो m1 L1 t-1, m1 L1 t-1, m1 L1 t-1 मोमेंटम। मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 t-1, इससे यूनिट भी पता पड़ रही है। m1 मतलब केजी, L1 मतलब मीटर और t-1 मतलब 1/2 सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसी तरीके से आगे और बढ़ते जाओ। तो आप ऐसे करके 30 तक याद कर लें, मैं एक दो और करवा देता हूँ, फिर कोई स्पेशल होगी तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। 16 17 नंबर आप देखें, इसमें इम्पल्स, इम्पल्स को बोलते हैं हम आवेग, और ये संवेग का भाई है। इसका फॉर्मूला होता है I बराबर फोर्स इंटू डेल्टा टी टाइम, फोर्स इंटू टाइम यानी कि न्यूटन। तो इसका इम्पल्स पढ़े इससे पहले अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, एक बार फोर्स पढ़ना पड़ेगा। तो फोर्स पहले पढ़ेंगे अपन। 17 नंबर पे हमारे पास है यहाँ पर फोर्स, और फोर्स बराबर F बराबर फॉर्मूला होता है ma, m होता है मास, मास यानी उसकी यूनिट केजी, और एक्सेलरेशन की अभी आप निकाल के लाए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मोमेंटम का अगला भाई, अगला कौन है, फोर्स है। तो m केजी है तो m1, मीटर है तो L1 और t-2। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 t-2, m1 L1 t-2, m1 L1 t-2, ये डायमेंशन फॉर्मूला है फोर्स का। इसकी यूनिट याद रखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम न्यूटन भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, और न्यूटन का मतलब कितना होता है, न्यूटन आपके एक बिहेवियरली जो यूनिट है जनरली जिसमें हम फोर्स को मेजर करते हैं वो न्यूटन है, बट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल आएगा। और आपका डायमेंशन फॉर्मूला तो इसी से बनेगा। तो याद रखने वाली चीज है कि न्यूटन का मतलब कितना होता है, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है। याद करें, न्यूटन का मतलब कितना होता है, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। याद नहीं हो रहा तो फॉर्मूला तो याद कर ही लो, F बराबर m है, m मतलब केजी, a मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये दो फॉर्मूला आपके सामने। अब ये फोर्स आ गया, तो अगले जो है आगे के आपको सारे बन जाएंगे। जैसे इम्पल्स हो गया, इम्पल्स क्या है, आवेग। आवेग का जो फॉर्मूला होता है I बराबर F इंटू डेल्टा टी, यानी फोर्स इंटू टाइम इंटरवल होता है। फोर्स की जो यूनिट है वो है न्यूटन, और टाइम की कितनी है, सेकंड। न्यूटन इंटू सेकंड, इसको और कैसे लिख सकते हैं अपन, न्यूटन को आप लिख सकते हैं ऊपर से देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, सेकंड से स्क्वायर कट गया तो आपके पास बचा कितना, केजी मीटर पर सेकंड बच गया। तो अब डायमेंशन फॉर्मूला निकालना बड़े आसान हो गया। देखो केजी मतलब कितना हो जाएगा, m की पावर 1, मीटर मतलब l की पावर 1, और यहाँ नीचे अपन सेकंड है तो t की पावर -1। तो ये फॉर्मूला तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, m1 L1 t-1। ये फॉर्मूला किसका था, मोमेंटम का था। मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला और इंपल्स का डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट सेम होती है। तो आपको दो इक्वेशन मिल गया, ऐसी कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी यूनिट और डायमेंशन सेम होती है, तो मोमेंटम और इंपल्स। इसलिए मैंने कहा था मोमेंटम और इंपल्स तो क्या होते हैं, भाई भाई होते हैं। तो इस तरीके से आपको निकालना है m1 L1 t-1। इस तरीके से आप करें 30 तक, आप अपने घर पे इनको उतारें आपकी कॉपी में डायमेंशन फॉर्मूलों को। उसके बाद कुछ आगे आपके टेबल में कुछ और भी हैं जो आपके 11th क्लास से रिलेटेड है, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, यानी जो विमाएं जो आपने सीखी है इनके अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं, इनकी क्या क्या एप्लीकेशन है हमारे लाइफ में, हमारी फिजिक्स में, इनको हम सीखेंगे। साथ ही सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ करना, किसी भी जो नंबर होता है उसको डेसिमल में यदि वो है तो उसको राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, ये चीज़ भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ही सीखेंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके साथ ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।